अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू मैकेनिक्स। ये हो गया आपका। अब ये जो पहली स्लाइड है ना, इस पे टोटली रिवीजन है। इसमें हो सकता है मैं थोड़ा तेज जाऊं क्योंकि ये सारी 100% वही चीजें जो आपने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी, और लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको दो पार्ट्स में करवाया था, 1A 1B। फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो कहता है जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं R3 के, यानी कि E1 E2 E3, वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। यानी जब उनका डॉट लिया जाता है तो या आंसर 1 आ रहा होता है या 0 आ रहा होता है। अगर इंडिसेस सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है, अगर इंडिसेस डिफरेंट होते हैं तो आंसर 0 आता है। और हमने इसको क्रॉनिकल डेल्टा भी लिखा था, डिटेल सारी इसके पिछले लेक्चर में। फिर हमने कहा था कोई वेक्टर भी होगा आपका R3 का, वो लिखा जा सकता है लीनियर सम या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। लेकिन मैंने कहा था बजाय यूं लिखें, आदत हो जानी चाहिए कि ऐसे लिखें कि इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे समेशन है। कहां तक समेशन जाएगी? जो रेंज इंडेक्स की, यानी I is equal to 1 to 3। 1 के लिए ये टर्म, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये। फिर हमने किया था जो डॉट प्रोडक्ट है उसको लिखा था यू आई वी आई, बजाय कि हम इसको लिखें U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, हमने ये लिखा था। अब आदत हो जानी चाहिए कि ये लिखें। फिर हमने अल्टरनेटिंग सिंबल पढ़ा था। हमने कहा था या इसकी वैल्यू +1 बनती है या -1 बनती है या 0 बनती है। 0 को पहले समझ लेते हैं, ये इजी है। कोई भी दो इंडिसेस सेम हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। बेशक यहाँ पे देख लें, वो कहता है जी कि आई जो है जे के बराबर हो जाए, जैसे ये लिखा हुआ है। जे के बराबर हो जाए, जैसे ये लिखा हुआ है। या आई और के सेम हो जाए, तीनों भी सेम हो, तब भी ये 0 होगा। अब +1 कब होगा, -1 कब होगा? जब आई जे के आपके पास होंगे जी साइक्लिक ऑर्डर में। अब साइक्लिक ऑर्डर क्या चीज है? आई जे के लिखा हुआ है ना, के को उठा के पीछे ले आए, के आई जे। अब जे को उठा के पीछे ले, जे के आई, ये बनता है जी साइक्लिक। एंटी साइक्लिक का जहां तक ताल्लुक है तो यहां से देख सकते हैं, ये साइक्लिक है। आई जे के वैसे लिखा हुआ है ना, ये साइक्लिक है। अब कोई यहाँ से दो आप इंटरचेंज करें, पहले दो करें, जे आई के हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। तभी यहाँ पे माइनस है क्योंकि एप्सिलॉन जे आई के किसके बराबर होगा? -1, क्योंकि आपके पास है एंटी साइक्लिक। अब के को उठा के पीछे ले जाए तो ये टर्म बन जाएगी। ये सारा पिछला ही है, इसलिए मैंने जरा स्पीड दी हुई है। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला किया था, जिसमें आपने कहा था कि बजाय कि हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखें, आप इसको लिखें एप्सिलॉन आई जे के यू आई वी जे ई के। ठीक है जी। ये ith कंपोनेंट u का बनता है, ये jth कंपोनेंट v का बनता है। ओवरऑल ये क्या चीज है? ओवरऑल ये बनता है जी kth कंपोनेंट u क्रॉस v का। ये अगली स्लाइड पे भी बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। आई जे के तीनों की जो आपके पास रेंज है या वैल्यू 1 to 3 कोई भी हो सकती है। ये देख लें जी, यहाँ पे मैं फिर बता दूं, ये आपके पास जो आई जे के हैं, I1 2 3 तीनों हैं इसमें, J1 2 3 तीनों हैं, के की रेंज भी 1 to 3 है। अब ये आपने निकाला था और इसने लिखा था जो कि इसमें तीन कंपोनेंट इसके बराबर है, इसको भी छोड़ दें, इस पे आ जाए। अब ये देखें जरा, पहले के इस पे आ जाएं। ये देखें, अब जरा जुबानी रिकॉल करें। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, W1 E1 प्लस W2 E2 प्लस W3 E3। तो देखें E1 के साथ आ जाएगा W का फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि W1। E2 के साथ आ जाएगा सेकंड कंपोनेंट यानी कि W2। E3 के साथ आ जाएगा थर्ड कंपोनेंट यानी कि W3। तो जाहिर बात है EK के साथ क्या आएगा? Kth कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे देख लें, ई के तो साथ kth कंपोनेंट है, तो अगर ये kth कंपोनेंट है तो ये भी तो w के बराबर है। ये सारे का सारा kth कंपोनेंट है, ई के अलावा कह रहा हूँ, या kth स्केलर कंपोनेंट कह लें। वैसे भी देख लें, यहाँ k सर्वाइव करेगा, i और i पे समेशन है, j और j पे समेशन है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये अभी भी कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पे देख लें, ये w का लिखा हुआ है, ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट सेम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लें, k आ जाएगा आपके पास 1 2 3। ठीक है। अब अगर k को 1 करते हैं ना यहाँ पे, तो ये चीज आती है। के को 2 करते हैं तो ये चीज आती है। 3 है तो ये चीज आती है। और जिन लोगों ने पिछला लेक्चर किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 जो दो पार्ट्स में था, 1A 1B, उसकी जो ओवरऑल स्लाइड नंबर 10 है उसके एंड में देखें, ये तीनों वहां ड्राइव हुए हैं। उसकी जो स्लाइड नंबर 10 है उसके एंड में तीनों को ड्राइव किया था। अगर यहां से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बेशक आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, यहाँ पे बेशक इस लेक्चर को स्टॉप कर लें मेरी ये बात सुनने के बाद, और उसके बाद चेक करके देख लें। तीनों को भी कर सकते हैं, एक को भी कर सकते हैं। जैसे के को 1 करता हूँ तो ये आना चाहिए ना, यहाँ पे K1 होगा। जब K1 होगा तो जब I पे समेशन लगाएंगे तो देख लें, I को या आप 2 लेंगे या 3 लेंगे। I को 2 लेंगे तो J3 होगा, और I को 3 लेंगे तो J2 होगा। ठीक है, उससे ये टर्म बन जाएगी। ये मैंने जरा तेज बोला है, दोबारा सुन लीजिएगा। तो लेकिन ये हो जाएगा आपसे, ये इतना मसला नहीं है। और अगर जिस तरह से डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना, तो ये तीनों निकले भी हुए हैं, और ये तीनों निकले थे लास्ट लेक्चर में। और कहाँ पे निकले थे? उसकी जो स्लाइड नंबर 10 है उसके एंड में निकले थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पूरी ईमानदारी से, आप यही समझें कि आप क्लास में बैठे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि मैं अब वहां पे अब खड़ा चेक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये प्रूव करना है। एप्सिलॉन आई जे को दोबारा एप्सिलॉन आई जे के से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। छक्का।
ठीक है जी। तो ये देख लें वैसे भी छक्के लगते हैं, खाली क्रिकेट में नहीं लगते। तो आई जे के तीनों की रेंज 1 2 3 है। पहले यहाँ पे देख लें, जो लोग रटे लगाते हैं वो लिख देते हैं एप्सिलॉन आई जे के इंटू एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के होल स्क्वायर। हालांकि ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखें ये रट्टा है, क्यों? ये ट्रिपल समेशन है, आई पे लग गया, जे पे लग गया, के पे लग गया, और यहाँ पे देख लें ये एक ही टर्म है भी एट अ टाइम, इसमें कोई समेशन नहीं आ रही, कोई इंडेक्स रिपीट हो ही नहीं रहा, कोई इंडेक्स रिपीट नहीं हो रहा। तो मेहरबानी करके ये गलती ना कीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे देख लें ये समेशन आप खोल देते हैं, बाद में कोई दो टर्म एक जैसी आती हैं तो चले उसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट आपने ऐसे करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात सुनने के बाद मेहरबानी करके इस लेक्चर को स्टॉप कर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ये 6 के बराबर आता है या नहीं आता। करना आपने ये है, 3 समीशंस खोलनी है। मैंने कहा था एट अ टाइम एक ही खोलें। जैसे देख लें आई के लिए 1 1, फिर 2 2 ये लिखा हुआ है, फिर 3 3 ये लिखा हुआ है। आगे पता लग जाना चाहिए अब क्या होगा। अब जे की खोल लें। अब ये पहले ही 1 है तो जे को या 2 लें या 3 लें। ये पहले ही 2 है तो जे को आप या 1 लें या 3 लें। ये पहली 3 है तो जे को 1 लें या 2 लें। अब फिर मजीद एक्सपेंड करें तो होपफुली ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? एप्सिलॉन आई जे के जो है वही वाली बात है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो इसकी वैल्यू 1 बनती है, एंटी साइक्लिक में इंडिसेस होंगे तो -1 बनती है, कोई दो इंडिसेस रिपीट होंगे तो 0 बनती है, उससे आएगा। ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज यहाँ पे लेक्चर को अब स्टॉप कर दें और इसको ट्राई करें, थोड़ा ट्राई करें, देखें होता कि नहीं होता। हो जाना चाहिए, नहीं होता तो चले ठीक है, मैं भी हाजिर हूँ। और इसके अलावा मतलब है कि आगे लेक्चर भी देख लें, ठीक है। असल में तो मैंने आपको टेंसर्स कराने, अब ऐसा ऐसा मैं उस तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन लॉस फॉर द बेसिस वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आपको पता है, ये लीनियर अलजेब्रा से भी आपने देखा था, एक वेक्टर स्पेस होती है तो उसका एक सेट होता है बेसिस वेक्टर्स का, और भी हो सकता है, एक से ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, वो कहता है कंसिडर टू सेट्स ऑफ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर्स। बेसिस का अपटेप से होना चाहिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और कोई भी वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब है क्योंकि ऑर्डनरी वेक्टर्स हैं, कोई दो डिफरेंटली उनका डॉट जीरो होगा क्योंकि 90 डिग्री पे है, सबकी लेंथ 1 है। ठीक है जी। ये मैंने तेजी में बताया, लेकिन मेन चीज बताइए, दोबारा भी सुन सकते हैं। अब सपोज करें एक सेट बेसिस वेक्टर्स का ये, दूसरा ये देखें ये नीचे बनाया हुआ है, ये तो ठहरा जी ओरिजिन। ये एक वेक्टर है जो कि स्पेस में बना हुआ है। तो पहले देख लें, ये है जी E1, ये है जी आपके पास E2, ये है जी आपके पास E3। ठीक है जी। ये तो आप देख लें राइट हैंडेड सिस्टम जो होता है, जिसको कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, ये लिखा हुआ है। आपने राइट हैंड से देख लें, अपने राइट हैंड से भी आप करके देख सकते हैं। थंब को ऊपर करें और थंब के साथ वाली जो दो उंगलियां उनको भी स्ट्रेच करें 90 डिग्री पे, क्लियर कट राइट हैंडेड सिस्टम बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी ये तो बन गया, ये क्या चीज है भाई? ये भी बेसिस वेक्टर्स ही हैं, इन सब की लेंथ भी 1 है, इनका आपस में एंगल 90 डिग्री है। दो डिफरेंट इंडिसेस वालों को हिट करेंगे, आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0, अदरवाइज सेम वालों को करें तो 1, क्योंकि एक ही वेक्टर का उसी डॉट उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। ये है जी 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सिस्टम ये है, ये देखें इसको कवर कर रहा है क्योंकि आई 1 2 3 है। दूसरा ये है जी ई डैश, ये भी 1 2 3 तीनों को कवर कर रहा है। वो कहता है सेम ओरिजिन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देख लें, ये यूं आप देख सकते हैं, मैं सिंपल ऑर्डर से बताने लगा हूं। ऐसे आप देख सकते हैं कि आपने रोटेशन की है, ध्यान से सुने, रोटेशन की है कि E1 साहब जो है E1 डैश पे पहुंच गए, E2 साहब जो है E2 डैश पे पहुंच गए, E3 साहब जो है E3 डैश पे पहुंच गए। अब इसमें देखें, जब मैं कह रहा हूं कि E1 जो है E1 डैश पे पहुंच गया है, E2 रोटेट होने के बाद E2 डैश पे पहुंच गया है, E3 जो है E3 डैश पे पहुंच गया है, इसका मतलब है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अभी भी ये यूनिट वेक्टर्स ही है, लेंथ वही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन बेसिस वेक्टर्स का आपस में कोई लिंक है, क्या आपस में इनको रिलेट किया जा सकता है? ये है जी टॉपिक। अब ये देख लें, इसी सारा पुराना है, यहाँ भी मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा। वो कहता है जी समेशन कन्वेंशन जो होती है, कोई भी वेक्टर जो होता है ऐसे लिखा जा सकता है, ये वही है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। लेकिन वही वेक्टर देख लें ऐसी स्पेस में बना हुआ था जिसमें बेसेस आपके पास E1 E2 E3 भी थे और E1 डैश E2 डैश E3 डैश भी थे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखा जा सकता है। अब मेहरबानी करके रट्टाने लगाइएगा, समझें इसको, यहाँ पे डैश आएगा, मतलब ये जो V1 V2 V3 है, ये इन बेसिस वेक्टर के लिहाज से जो E1 E2 E3 थे उसके लिहाज से कंपोनेंट थे। ये सिस्टम ही दूसरा हो गया, ये और बेसिस है। ये E1 डैश E2 डैश E3 डैश और बेसिस वेक्टर्स हैं, उनके लिहाज से जो कंपोनेंट है V1 डैश V2 डैश V3 डैश है। ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट्स आपने सेम ही लिखने, क्योंकि बेसिस डिफरेंट है तो कंपोनेंट्स भी डिफरेंट है। वैसे है कि ये आपके पास जो है ये भी यही वाला वेक्टर है, ये चीज भी यही वाला वेक्टर है। अब ये कनेक्शंस देख लें, ये तो अब टेस्ट पे होना चाहिए।
कोई दो को आप डॉट लें तो या आंसर आएगा 1 या आंसर आएगा 0। 1 जब इंडिसेस सेम है, 0 जब इंडिसेस डिफरेंट है। इसमें भी वही है, ये भी ऑर्थोनॉर्मल थे तो आंसर आएगा या 1 या 0। ये तब अगर इंडिसेस सेम है, और 0 कब, जब इंडिसेस डिफरेंट है। लेकिन जब ये सिचुएशन है तो ये दोनों क्रॉनिकल डेल्टा है। अब ये ना कि यहाँ पे डैश आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देख लें बाय डेफिनेशन दिस वन इज आल्सो क्रॉनिकल डेल्टा, दिस इज आल्सो क्रॉनिकल डेल्टा, क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है और यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। ये 1 होता है जब इंडिसेस सेम होते हैं, और ये 0 होता है जब इंडिसेस डिफरेंट हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज v के बराबर है, ये चीज v बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों जो v के बराबर है। ठीक हो गया। अब सारा मसला ये है कि क्या मैं ये जो vi है और vi डैश, क्या इनको आपस में कोई लिंक कर सकता हूँ? क्या ये जो ei है और ei डैश, इनको आपस में कोई लिंक कर सकता हूँ? वही बनेगा जिसको हम कह रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ऑफ बेसिस। अगर कोई फार्मूला निकल आता है जिसमें ei डैश और ei इनका आपस में कोई लिंक हो जाए, वो बन जाएगा जी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर बेसिस वेक्टर्स। अगर कोई फार्मूला निकलता है vi डैश और vi, इनमें आपस में कोई लिंक हो जाता है, तो वो बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंपोनेंट्स। अब यहां से दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है जी e1 e2 e3 बेसिस वेक्टर्स हैं। इसका मतलब है देखें, इन कोई भी वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, ये वाले भी लिखे जा सकते हैं, यानी कि e1 डैश e2 डैश e3 डैश या सिंपल ei डैश, ये भी लिखे जा सकते हैं। कहता है मस्ट बी एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 e3। ये चीज अगर तंग करती है तो पहले इसको देख लें, पहले रिकॉल कर लें। आप लीनियर अलजेब्रा में इस तरह के स्टेप्स करते रहिए, रिकॉल करें, इसको देख लें, ऊपर ही देख लें, रिकॉल क्या करना, ऊपर लिखा हुआ है। ये वही है ना, v1 e1 प्लस v2 e2 प्लस v3 e3, वही है ना। कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 e3। इसी तरह से जो ei डैश है, इसको भी लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 e3। और इस तरह से यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करते हो तो आता है v1 e1 प्लस v2 e2 प्लस v3 e3। इंपॉर्टेंट है कि e1 है तो साथ आपके पास क्या आ रहा है, v1 उसका फर्स्ट कंपोनेंट। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है। इससे नहीं कंफ्यूज होना कि ये नया आई क्या आ गया। आई ये वाला शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नया बेसिस वेक्टर है जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ei डैश है। मतलब पहला जो इंडेक्स है यूं कर लें, इसमें जो क्यू आई जे साहब है ना, इनमें जो पहला इंडेक्स है वो ये शो कर रहा है कि किस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। दूसरा इंडेक्स ये शो कर रहा है कि कौन से बेसिस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर J1 है तो E1 से किया हुआ है, J2 है तो E2 से किया हुआ है, J3 है तो E3 से किया हुआ है। अब महला उम्मीद है कि पता लग गया होगा, ये वही क्वेश्चन है लीनियर कॉम्बिनेशन वाली। आप कहेंगे जी इस तरह क्यों लिख दिया, पहले आसान नहीं था? सिंपली आप करते थे जी K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3। देखिए वहां हमारा सिर्फ होता था मसला लीनियर अलजेब्रा में, K1 निकाल लो, K2 निकाल लो, K3, उसकी ज्योमेट्री नहीं अंडरस्टैंड करते थे। अब हमने ये जो चीज है ना QIJ, इसकी ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करनी, ये क्या चीज है। इसलिए दो इंडिसेस लगाए हैं, दोनों का बताना जरूरी है। पहला इंडिस ये शो कर रहा है कि किस नए बेसिस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अगर ये I1 है तो E1 डैश को बनाया, I2 है तो E2 डैश को बनाया, I3 है तो E3 डैश को बनाया। और ये J क्या शो कर रहा है कि कौन से वाले जो दूसरे बेसिस वेक्टर के सिस्टम में बेसिस आ रही हैं, कौन से वाले से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वही कि 1 है तो E1 से किया हुआ है, J2 है तो E2 से किया हुआ है, 3 है तो E3 से किया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये चीज थी। अब देखें, बहुत ध्यान से समझें, ये मैंने इस तरह का स्टेप किया जो आपने बुक में किए होते हैं। दोनों तरफ उन्होंने EJ से डॉट लिया है, यहाँ पे तो आ जाएगा EI डैश डॉट EJ। और यहाँ पे देख लें, इधर EJ सब गायब हो गए, इधर समेशन है। ध्यान से सुने अब जरा, इधर समेशन है। अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ तो आ जाएगा EJ डॉट EJ। ये देख लें, इस J और J पे समेशन थी, लेकिन जब मैंने EJ से डॉट लिया तो जो नया J आ रहा है उस पर समेशन नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या टफ कर दिया, मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने ये बात तो की थी ना। इस तरह से रिकॉल करें, ये तो मैंने कहा था कि इंडिसेस रिपीट होते हैं तो समेशन होती है, इंडिसेस रिपीट और समेशन हो अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है इसने नो समेशन, यहाँ पे समेशन नहीं है। इंडिसेस सेम है तो आंसर इज 1, ये समेशन नहीं है इसलिए आंसर इज 1। देखे ना, जे को 1 करें तो E1 डॉट E1 1 होता है, 2 करें E2 डॉट E2 1 होता है, 3 करें E3 डॉट E3 ये भी 1 होता है। ठीक है, अगर ये चीज कंफ्यूज करती है तो आप इसको प्रूव करने की कोशिश करें। ये मैं फिर कहता हूं कि लेक्चर को जरा स्टॉप कर लें, इसको प्रूव करने की कोशिश करें। प्रूव इस तरह से करें कि अगर ये चीज तंग कर रही है ना, देखिए मैंने खुद जानबूझ के इस मुश्किल स्टेप लिया है, मुश्किल से मैंने EJ ले लिया और मैं कह रहा हूँ कि इस वाले J पे समेशन नहीं है, इस वाले पे थी। इसलिए जो राइट साइड पे देखें, ये वाला J था समेशन वाला, ये वाला भी समेशन वाला था, लेकिन EJ डॉट EJ जो नया EJ आ रहा था उसमें समेशन नहीं थी, इसलिए वो तो हो गया जी 1, ये चीज खत्म हो गई। अगर ये चीज तंग करती है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप EJ से नहीं, आप EK से डॉट लें। आप EK से दोनों तरफ डॉट लें तो EJ डॉट EK
क्रॉनिकल डेल्टा बनेगा। ये मैंने हिंट दे दी है। अब बेशक लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर दें और इसको प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है जी, लेक्चर को स्टॉप कर दें, यहाँ प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लें, जब आप दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं जैसे u डॉट v, तो कैसे करते हैं? आप कहते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर u इनटू लेंथ ऑफ वेक्टर v टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेकिन अगर ये हो यूनिट वेक्टर तो लेंथ तो हो जाती है 1। तो यहाँ पे बनेगा, ये देखें अगर उस तरह लिखना है, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ द वेक्टर ई आई डैश इनटू लेंथ ऑफ द वेक्टर ई जे, वो तो 1 1 है, टाइम्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। होगा कोई, सपोज करें अल्फा एंगल है तो कॉस अल्फा होगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो क्यू आई जे लिखा हुआ है। अगर cos alpha qij and alpha is the angle between ei dash and ej, ध्यान से सुने, alpha is the angle between ei dash and ej, तो ये चीज क्या चीज आपके पास आ रही है? ये बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। देखें ये समझाना है मैंने, यही मैंने कहा था लीनियर अलजेब्रा में हमने वो जो कांस्टेंट से वो निकाले जरूर थे, उनकी डिटेलिंग की थी। ये है जी डायरेक्शन कोसाइंस। अब पहली चीज ये समझें कि ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ई आई डैश के रिलेटिव टू ej। अब कहेंगे जी कि तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी तो बी डॉट ए होता है, तो फिर ये क्यों कहा हुआ है जी कि इसका डायरेक्शन कोसाइन है रिलेटिव टू दिस? ध्यान से सुनने क्या रीजन है, क्योंकि ये जो डैश वाले आपके पास थे बेसिस वेक्टर्स, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है विदाउट डैश वालों का। ये जो डैश वाला वेक्टर था इसको लिखा हुआ है आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन इसके होंगे। ये देखिए नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है जी कि एज शोन इन द फिगर बिलो E2 डैश। सपोज करें यहाँ पे जो आपके पास है I2 के बराबर है, I की बात कर रहा हूँ, E2 डैश हुआ ना, समझ लें ये है जी E2 डैश। इसका कोई ना कोई एंगल तो बना होगा किसके साथ? ये जैसे ये तीन लाइनें E1 के साथ बना होगा, कोई ना कोई एंगल तो बना होगा E2 के साथ, ये बना हुआ है, कोई ना कोई तो एंगल बना होगा E3 के साथ, वो ये बना हुआ है। अब जरा इसको मैं यू बोलने लगा हूं, अब यहाँ पे क्योंकि उसने लिया ही E2 डैश है, अब सपोज करें, देखें जुबानी मैं बोलने लगा हूं, समझने की कोशिश करें, नोट करना है नोट कर लीजिएगा। आई को तो ले लें 2, हो गया जी E2 डैश। इसको कुछ और ले लें, इसको कुछ ले लें, इसको 1 ले लें, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? Q21 कहीं नजर आ रहा है? ये है, लेकिन ये तो cos इनवर्स Q21 है क्योंकि ये एंगल है। ठीक है जी, ये cos इनवर्स Q21 है क्योंकि एंगल है, वही मैं कह रहा हूं। अब फिर मैं वही चीज बोलने लगा हूं, ध्यान से सुने, ये आपके पास आ जाएगा जी E2 डैश डॉट E1। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जब आपके पास I मैंने लिया था 2, J लिया था मैंने 1, तो आ जाएगा E2 डैश डॉट E1, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू व्हाट? Q21। लेकिन वैसे ये बनता है, जैसे इसको कह सकते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर E2 डैश, वो तो 1 है, इनटू लेंथ ऑफ द वेक्टर E1, वो भी 1 है। तो सपोज करें अल्फा उनके दरमियान है, ये अल्फा है जी, ये अल्फा उनके दरमियान एंगल है, तो cos अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा? ध्यान से सुने, cos अल्फा आ जाएगा Q21, तो अल्फा आ जाएगा cos इनवर्स Q21, इसलिए ये लिखा हुआ है। ये देखिए जो मैंने अभी बोला है ना, ये फिर सुन लीजिएगा, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, मतलब ये तो पहले 2 था, अगर यहाँ ये तो फिर तो आसान है Q22, तो जो भी एंगल आएगा आपके पास वो आ जाएगा cos इनवर्स Q22, और एंगल किस किस का दरमियान होगा? वो आ जाएगा E2 डैश E2, ये ले जी, ये जी E2, ये E2 डैश, ये ले cos इनवर्स Q22। अब तो मेरा क्लियर हो गया होगा, मैंने इसका भी बता दिया। और कौन सा रह गया? अगर J3 के बराबर है, I तो 2 था, तो ये आ जाएगा आपके पास Q23। अब जो भी एंगल वहां पे बना हुआ है, cos ऑफ, चले गैमा कर लें, cos ऑफ गैमा कर लें उसको, तो गैमा क्या आ जाएगा? गैमा आ जाएगा cos इनवर्स क्या? Q23, ये लिखा हुआ है। किस किस के दरमियान एंगल? E2 डैश E3, E2 डैश E3, उम्मीद है पता लग गया होगा। अब ये देख लें, ये लिखे हुए हैं, ये जो Q21 है इसकी बात कर रहा है, Q22 इसकी बात कर रहा है, Q23 इसकी बात कर रहा है। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं E2 डैश के रिलेटिव टू E1 E2 E3। रट्टा नहीं लगाना कि भाई E2 डैश के ही डैश वाले के उसके लिहाज से क्यों है, क्योंकि E2 डैश था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। आप कहेंगे ये कहां पे बात हुई है? वो यहाँ से देखें, I को 2 ले लें, यहाँ भी ये 2 ले लें, ठीक है जी, यहाँ भी 2 ले लें, फिर उसके बाद जब इसको 1 1 करेंगे, फिर इसके बाद 2 2 करेंगे, फिर 3 3, तो E2 डैश ही तो बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? E1 E2 E3। उम्मीद है पता लग गया होगा। अच्छा जी, अब आपके पास जो नोट्स हैं उसमें यहाँ तक ही है, ये वाला लेक्चर यहाँ तक ही है। और मैंने देखें आपसे रिक्वेस्ट की थी, और उम्मीद है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जरूर मेरी रिक्वेस्ट मानी होगी, यही तरीका सीखने का। मैंने कहा था पहले उसको प्रूव करें, वो जो आपके पास था जी एप्सिलॉन आई जे के इंटू एप्सिलॉन आई जे के इज इक्वल टू 6। उम्मीद है कि हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई गल नहीं, चलो करिए प्रूव।
ये लें जी, कहता है मोर डिटेल्स फ्रॉम स्लाइड 2। ये मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, आपके पास जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है मे बी उस पे ना हो, लेकिन ये मैं मूडल पे शेयर करे जा रहा हूँ। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैंने वही माहौल बनाया हुआ है जैसे अब क्लास में बैठे, क्लास में मैंने इसको करना था बोर्ड पे, आपसे भी करवाना था। ये अब मैं यहाँ करने लगा हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 6 के बराबर है। अब देख लें ये वही हिंट है जो मैंने वहां पे बताई थी। मैंने कहा था पहले आई पे समेशन खोलें, ट्रिपल समेशन है आई जे के, आई पे खोलें, आई को करें 1 1, फिर आई को करें 2 2, आई को करें 3 3। ठीक है जी। अब जे की समेशन खोलें, यहाँ पे जे को 1 करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा 0, इंडिसेस रिपीट हो तो 0 होता है। इसको कर लें आप, इसको 2 और 2 ये किया हुआ है। जे को कर लें 3 और 3 ये किया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे देख लें 2 पहले ही है तो जे को एक बार 1 करें, एक बार 3 करें, एक बार 1, एक बार 3। यहाँ पे देख लें ये 3 पहले ही है तो जे को एक बार 1, एक बार 2, यहाँ पे 1 1 करें विच इज दिस वन, और एक बार 2 2 करें विच इज दिस वन। अब इधर बजाय के के को मैं पहले 1 1 करूँ फिर 2 2 करूँ, होना उसने 0 ही है क्योंकि 1 1 करेंगे तो यहाँ पे देख लें इंडेक्स रिपीट हो गया, 2 2 करेंगे फिर इंडेक्स रिपीट हो गया, यहाँ पे 3 और 3 आएगा। और ये देखें जरा, अब ध्यान से देखें, ये आ जाएगा एप्सिलॉन 1 2 3 इंटू एप्सिलॉन 1 2 3, और वो आ जाएगा एप्सिलॉन 1 2 3 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको नहीं होल स्क्वायर लिखना। यहाँ पे ट्रिपल समेशन थी, समेशन खोल दी है, अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जब आप 3 3 करेंगे तो ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 2 आ जाएगा तो एप्सिलॉन 1 3 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 1 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 3 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन 3 1 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 आ जाएगा तो एप्सिलॉन 3 2 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो अंदर वाले हैं या तो इनकी वैल्यूज होगी 1 अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में इंडिसेस आ रहे हैं, एंटी साइक्लिक हो तो -1, लेकिन स्क्वायर है ना, स्क्वायर होने के बाद तो सारे 1 आ जाएंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, छक्का 6। लो जी 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू लिखी हुई है अंदर, बेशक प्लस वाला हो या नेगेटिव वाला हो, ठीक है जी, इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन या +1 होगा या -1 होगा, तो स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा। ये आपके पास आ गया 6, और नीचे डिटेल दी हुई है, ये ले, ये देख लें, ये साइक्लिक ऑर्डर वाले, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने कहा था 3 को पीछे ले, 3 1 2, फिर 2 को पीछे ले, 2 3 1। ये देख लें ये 1 वाले हैं। अब ये 1 2 3 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, एप्सिलॉन 3 1 2, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। एप्सिलॉन 2 3 1, ये भी आपके पास जो है ये है, ठीक है जी, ये तो कवर हो गए। अब आ जाती है एप्सिलॉन 2 1 3, एप्सिलॉन 2 1 3 है, लेकिन ये तो वैसे -1 है क्योंकि एंटी साइक्लिक ऑर्डर हो गया है। यहाँ पे देख लें, इन दोनों को इंटरचेंज करें 1 और 2 को तो 2 1 3 ये बनता है ना। अब इन दोनों को इंटरचेंज करें 1 3 2 ये बनता है, इन दोनों को इंटरचेंज करें 3 2 1 ये बनता है। अब ये जो 2 1 3 है ये तो -1 का स्क्वायर है, ये तो बन जाएगा जी 1। इसी तरह से ये 1 3 2 है और यहाँ पे देख लें -1 का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1। इसी तरह से ये एप्सिलॉन 3 2 1 है, ये भी -1 का स्क्वायर है 1, इसलिए ये देख लें ये 6 बनता है। यहाँ मैंने देखें लिख भी दिया है कि -1 का स्क्वायर भी 1 ही बनता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। उम्मीद है पता लग गया होगा, ये तरीका समझने का। देखें, ये मैंने बिल्कुल क्लास वाला माहौल पैदा किया है, वो स्टूडेंट्स जो कि फिजिकली क्लास में या जो घर बैठे देख रहे हैं, दोनों के लिए सेम माहौल हो, लेकिन अब ये कि इसकी प्रैक्टिस कर लें, मेहरबानी करके प्रैक्टिस कर लें। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर नहीं लिखना, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 2 3 इंटू एप्सिलॉन 1 2 3, ये एप्सिलॉन 1 2 3 होल स्क्वायर बनता है। ये लें जी, अब डिटेल्स आ रही है स्लाइड 5 पे। अब देखिए मैंने क्या कहा था वहां पे, मैंने कहा था ये फार्मूला दिया हुआ है, और उधर मैंने क्या किया हुआ था, डॉट लिया था ईजे से, फिर ईजे डॉट ईजे मैंने कहा था 1 समेशन नहीं है, इसलिए मैंने कहा था उसको ई के से डॉट डॉट कर ले। देखिए मैं बोलता जरूर हूं, कर भी देता हूँ, ई के से डॉट डॉट ले लें। तो वैसे भी वही वाली रीजन, अगर जे से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होनी थी ना, जैसे मैंने वहां थोड़ी ऐसा किया था कि क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे है, आपको आदत हो जानी चाहिए। अगर मुश्किल लगता है तो आपके पास तोड़ होना चाहिए, तोड़ है। अब यहाँ पे देख लें ये क्रॉनिकल डेल्टा है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दिस इज क्रॉनिकल डेल्टा। ये वाली टर्म तो ये लिखी हुई है, ये ईजे डॉट ई के, दिस इज डेल्टा जे के। अब बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए कि ये नॉन जीरो कब होगा, जब जे के बराबर होगा, तो इस जे को के से रिप्लेस करते हैं। ये देख लें, बस यही था। देखें ये फार्मूला आपने किया था, डेल्टा आई जे बीजे जो है वही हमने कहा था, जब जे आई के बराबर होगा तो नॉन जीरो होगा, इसका प्रूफ रहा था, ये बी आई है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है, इस पे नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ क्रॉनिकल डेल्टा, तो देखें यहाँ पे इंडेक्स एक था, यहाँ पे दो, वही एक भी अप्लाई किया है, वही फार्मूला अप्लाई किया है। आई पे तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे आई था ही नहीं, जे मौजूद था। तो मैंने ये कहा कि जब जे इज इक्वल टू के होगा तब बात बनेगी। अब ये वाला जो फार्मूला है, इसको बेशक आप ऐसे तो लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पे के है तो यहाँ भी के है, इसको यू भी लिख सकते हैं।
अगर यहां पर जे है तो फिर यहां भी जे है, ये देख लें। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे के है तो यहाँ पे के है, यहाँ पे जे तो यहाँ पे जे। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि जो उस स्लाइड पे किया था मैं नहीं किया था। मैंने कहा था जी डॉट प्रोडक्ट ले लिया था ईजे से, तो मैंने ये वाला ईजे गायब कर दिया था। देख लें अब तो वही है, अब तो लॉजिक आ गई ना। तो अब वो मसला नहीं हुआ जब इसने कहना जी कि नो समीशन ईजे डॉट ईजे वन है नो समीशन, वो उसको मैंने यूं कवर किया है। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब ये देखें, अभी मैंने जो पिछली स्लाइड, बल्कि पिछली से पिछली कहना चाहिए, उसमें जो मैंने कहा था आई को 2 ले लें, किसके अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जे को 1 ले लें, यहाँ पे ये वाले, ये दोबारा लिखा हुआ है। आई को मैंने कहा था 2 ले लें, ये लिखा हुआ है। जे को मैंने कहा था 1 ले लें, ये लिखा हुआ है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा Q21। वैसे होता है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम्स द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अल्फा इज द एंगल बिटवीन E2 डैश एंड E1। ठीक है, अब तो पूरा पूरा बता दिया। ये क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी लेंथ 1 है। ठीक है जी। और अल्फा भी मैंने बता दिया है, ये एंगल बिटवीन E2 डैश एंड E1। तो अब खुद देखें, Q21 cos अल्फा आ रहा है, ये चीज आ गई, तो अल्फा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स Q21। यही वहां पे डायग्राम में था ना। लेकिन जब cos अल्फा Q21 आ रहा है तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही है ना, किसका, E2 डैश का, रिलेटिव टू व्हाट, E1। ठीक है जी। अब अगर फिर हो रहा है, अभी ये क्या कर दिया है भाई, कुछ नहीं किया, ये मैंने पहले ही बताया था कि E2 डैश जो है फिर I2, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। हेलो, ये लीजिए, Q21 जो है डायरेक्शन कोसाइन है E2 डैश का रिलेटिव टू E1। ठीक है जी। ये E2 डैश का डायरेक्शन कोसाइन है रिलेटिव टू E1, ये वाली बनती है। क्यों, क्योंकि E2 डैश था वो लिखा गया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। अब तो देखें मैंने लिख के बता दिया। अभी भी अगर डाउट है तो यहाँ पे देख लें, अगर I को 2 करें तो यहाँ पे देख लें, I तो 2 फिक्स हो गया। अब J को 1 1 2 2 3 3 करेंगे तो E2 डैश इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। तो ये ले मैंने वो डिटेल्स यहाँ पे कर दी हैं जो कि इसी लेक्चर की 5 स्लाइड्स में मिसिंग थी। अब ये आपका लेक्चर कंप्लीट है, इसको फिर सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि अब समझ आ गया होगा। ये ले जी, कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, जरूर पूछ लीजिएगा। ये ले जी, यहाँ तो हैप्पी एंडिंग हो गई है। उम्मीद है कि आपके केस में भी हो गई होगी। तो इस तरह से ये लेक्चर नंबर 2 खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 3 में।